गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमर। आज मैं आपको जिस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है वॉइस। वर्ब के वेरियस काइंड्स हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं, और आज जिस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम डील करना चाहते हैं वो वॉइस है। वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में 3 होते हैं, इंग्लिश में केवल 2 हैं वाच्य, जिन्हें एक्टिव और पैसिव वॉइस कहा जाता है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये और कुछ नहीं है, क्रिया का एक स्वरूप है, एक रूप है किसी भी क्रिया का, जिसमें हम ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति, वस्तु, कोई ऐसी संज्ञा, कोई ऐसा एग्जिस्टेंस, कोई ऐसा नाम जो किसी के द्वारा किए गए प्रभाव को, कार्य के प्रभाव को बर्दाश्त करता है या बेनिफिशियरी बनता है, उसका लाभ उसे मिलता है, या तो वो किसी से प्रभावित हो रहा है। बहरहाल काम उसने किया नहीं है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट जिसे आप कहते हो। तो हमें ये बताना होता है कि, या यूँ कह लें कि हमें यदि ये कहना हो कि कोई डूअर अगर कुछ कर रहा है और उसी को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई डूअर है और उसी को हमने सब्जेक्ट बना रखा है, उसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वो डूअर होता है। और पैसिव वॉइस, इसी के 2 फॉर्म्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने बताया कि जो हम कोई काम कर रहे हैं और हम ही को सब्जेक्ट बना लिया गया। कोई मेरे बारे में कुछ कहना चाहता है, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, तो जो वो सेंटेंस बनाएगा, जो फ्रेम करेगा, उसमें जो वो क्रिया रखेगा, एक शब्द, उसकी वॉइस कैसी होगी, वो वाच्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा या एक्टिव वॉइस होगा, जिसमें कर्ता को प्रधान रखा गया है। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस क्रिया का, किसी भी क्रिया का वो रूप है जिसमें हमें ये बताना होता है कि जिसे हमने सब्जेक्ट बना रखा है या जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं, उसने कुछ किया नहीं है, इज नॉट द डूअर, बल्कि इधर उसके साथ एक ऐसा अभिकर्ता है, एक ऐसा एजेंट है जो कुछ कर रहा है और उसका प्रभाव उस पर आ रहा है, और जो प्रभाव झेल रहा है या लाभ पा रहा है, किसी के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, यदि उसके बारे में हम कुछ कहना चाहें तो जाहिर है कि वो तो ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव है, इनएक्टिव है, और इनएक्टिव को हम पैसिव कहते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है तो वो एक्टिव वॉइस होती है, सेंटेंस जो बनाया गया उसमें जो वर्ब यूज की गई वो एक्टिव वॉइस होती है। और जब हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, पैसिव होता है, तो उसको सब्जेक्ट मान करके, मतलब उसको प्रधान मान करके अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो वॉइस पैसिव वॉइस कहलाती है। तो मैं इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, सीता लव्स गीता। सीता लव्स गीता। अब इसमें करने वाला कौन है? ये एक्शन है, ये डूअर है, इसने किया है, ये किया है, और इसके लिए किया है। जिसके लिए किया है वो ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट इन दिस केस, दिस इज सब्जेक्ट इन दिस केस, एंड योर सब्जेक्ट इज doer here. Doer stands for active. तो एक्टिव वॉइस में हम ऐसे सब्जेक्ट को लेते हैं जो डूअर होता है, और चूंकि डूअर एक्टिव है इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये वर्ब एक्टिव वॉइस है। पूरे सेंटेंस में एक्टिव क्या है? ये वर्ब। वैसे डूअर ये है, लेकिन अगर हम पूछे पूरे सेंटेंस में परफॉर्मेंस किस शब्द से डिनोट की जा सकती है, दैट इज लव्स। सो एक्टिव वॉइस में क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस, अब हमें
हमने यहाँ पर उसको सब्जेक्ट बनाया है जिसके जो कुछ कर रहा है और उसी के बारे में हम कुछ कह रहे हैं। यही तो सब्जेक्ट है, इसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जिसके लिए कुछ किया गया है, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता से आगे जाकर, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता से आगे जाकर कर्म पर, किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव, किसी भी दूसरे एग्जिस्टेंस पर पड़ता है, वो एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये कर कुछ नहीं रहा, ये पैसिव है, इसके लिए कुछ किया जा रहा है। Whether someone is doing something or something is being done to him, he is doing something or something is being done to him। वो कुछ कर रहा है या उसके लिए कुछ किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। वो कुछ कर रहा है एक्टिव वॉइस, उसके लिए कुछ किया जा रहा है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल जिस पर पड़ा है फर्क, उसको हमें सब्जेक्ट मान के कुछ कहना है, हमें इसके बारे में कुछ कहना है। यहाँ तो हमने सीता के बारे में कहा, सीता एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, गीता पैसिव है, गीता इनएक्टिव है। यदि गीता को हमें सब्जेक्ट बनाना हो, तो गीता के बारे में कुछ कहना हो तो क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को लिखेंगे। तो इसका एक नियम है, वॉइस का सिर्फ एक ही नियम है, थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। Participles are of three kinds: present participle, past participle और perfect participle. Past participle also known as third form, इसको थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। बी इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, जो भी वर्ब लिखी हुई है इसके साथ हम बी को ऐड कर देते हैं। यहां पर ये सेंटेंस सीता लव्स गीता किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। करती है, अभी किया है या नहीं, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट, we can't say anything about that, we are not sure। so ये कहलाता है, चूंकि एक्शन इंडेफिनिट है इसलिए हमें केवल एक्शन बताना होता है, इसमें हुआ या नहीं, हैपनिंग नहीं है, केवल किया जाना बताना है, हैपनिंग्स नहीं होती। किसी भी इंडेफिनिट टेंस में हम केवल किया जाना बताते हैं। हैपनिंग कंटिन्यूअस टेंस से शुरू होती है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम हैपनिंग बताते हैं, whether it is being done, whether it has been done or whether it has been doing for some time। तो वो तीन टेंसेस आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नाम क्या होता है इसका, प्रेजेंट टेंस, इट डिनोट्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है। जो रूल है बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका नियम क्या है कि जिस फॉर्म में वर्ब होती है उस फॉर्म का बी यूज किया जाता है। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम या आर होती है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म का बी इसमें यूज होगा इसके साथ। अब हमें गीता को, जहां पर सीता था, सीता की जगह हमने गीता लिख लिया। अब वर्ब लिखनी है, क्योंकि सेंटेंस का फ्रेम होता है, स्टेटमेंट का फ्रेम होता है कि जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर फिनाइट वर्ब आएगी। तो गीता के बाद हमें फिनाइट वर्ब रखनी है। हम कौन सी फिनाइट वर्ब रखेंगे, इज एम आर। अगर फर्स्ट फॉर्म में यहां वर्ब है तो हमें बी का फर्स्ट फॉर्म यहां यूज करना पड़ेगा इसके पहले। तो इज एम आर में इसके साथ क्या आएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, और थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं सिंगुलर नंबर, इसके साथ कुछ खास चेंज करके रखा जाता है। इसके साथ वर्ब इज यूज होती है। सिंगुलर नंबर है, इज वर्ब यूज होगी। प्लूरल नंबर होता आर यूज होती। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो एम यूज होती। बाकी सबके साथ आर और सिंगुलर नंबर के साथ इज यूज होता है। तो बी आ गया इज इसकी जगह। अब ये आएगा थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है, इस वर्ब की फॉर्म थर्ड पे चली जाती है, इसकी फॉर्म बी पे आ जाती है और ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब यहां पर हमने, शायद आपने पढ़ा हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है आपने पढ़ा हो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। माय डियर, सब्जेक्ट इफ इट इज डूअर or non-doer, you can say, subject can never be altered into its object. He is the doer of this action. So how can it become the object? How can it become passive? No, it can never become passive. Why? Because you are compelled not to alter the sense of the sentence. No, you are not permitted. That is the compulsion. That is why we make all the changes. Because we have to retain the meaning. The real meaning must be retained. तो हमें क्या करना है, गीता इज लव्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। अब इसके बाद आप इसको रखोगे सीता को यहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे एक प्रीपोजिशन
बाय के साथ यूज किया जाता है, बाय। इसके बाद जो वहां सब्जेक्ट था वो यहां लिख दिया जाएगा, बट इट डजंट मीन कि ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे एजेंट कहते हैं। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम कुछ कहें, वेदर इट इज एक्टिव और नॉट। हम कह सकते हैं तो गीता को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन इसे आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये एजेंट कहलाता है। इस पूरे प्रक्रम में आपने एक चीज देखी, आपने किया क्या है, आपने सीता गीता तो नाउन से इधर उधर कर देना है। मेन चीज क्या करनी है, ये वर्ब है, इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको मिलती है मित्रों, ये बहुत सरल है, बहुत ही सरल। इसमें केवल एक काम किया जाता है, मैंने कहा इसका दूसरा कोई रूल ही नहीं है, सिर्फ एक रूल है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, ये जरूर है कि बी की वेरियस फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। बी की सारी फॉर्म्स हमें पता होंगी तो हम सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूँ बी की फॉर्म्स के बारे में। ये जो बी है, रूल सिर्फ एक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैं आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको दूसरे वीडियो में चीज़ करके बताऊंगा बी की फॉर्म्स को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई डू वी यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म टू कन्वर्ट, टू अल्टर अ फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। क्यों करते हैं हम ऐसा? बी और थर्ड फॉर्म हम क्यों लगाते हैं ओके, बट क्यों लगाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी का अर्थ होता है होना, और जब भी आप एक्टिव फॉर्म यूज करते हो उसमें होना नहीं किया जाना बताया जाता है, क्योंकि उसमें डूअर कर रहा होता है, सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, वो कर रहा होता है, तो उसमें हम परफॉर्मेंस बताते हैं। और जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हो तो जिसे आप सब्जेक्ट बनाए हो वो कर कुछ नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिनाइट वर्ब्स आर दोज हु ऑलवेज फॉलो इट्स सब्जेक्ट इन नंबर पर्सन, इन नंबर एंड पर्सन, यू कैन से इन नंबर एंड पर्सन ऑलवेज। तो वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। तो आपने नंबर को सेम रखा है, कोई बात नहीं, फर्क हो भी सकता है, पर्सन फर्क हो भी सकता है। तो जो नंबर पर्सन आएगा, नया ऑब्जेक्ट जिसे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसा भी केस होगा, फर्स्ट पर्सन में है तो उसके हिसाब से आएगी, थर्ड पर्सन में है तो उसके हिसाब से आएगी, जैसा भी आप करेंगे, क्योंकि फिनाइट वर्ब का कैरेक्टर है। बी क्यों यूज करते हैं? बी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम करना बताते हैं, डूइंग, और पैसिव में हम करना नहीं होना बताते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए काम हुआ है, उसने किया नहीं है, तो इसमें होना बताते हैं। और होना बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? बी। फॉर्म बताती है कि जो एक्शन है वो किस स्टेट में है, और ये वर्ब का नाम होता है। वर्ब में कितनी चीजें होती हैं, वर्ब में आपको बताना चाहता हूं, 3 चीजें होती हैं। जिसे आप मेन वर्ब कहते हो, वर्ब में 3 चीजें होती हैं, नेम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ एक्शन। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई भी, ये तो कंपल्सरीली ये कैरी करती है। वर्ब का नाम वर्ब के साथ होगा, इसको आप मेन वर्ब कह लो, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब के साथ उसका नाम तो होना ही होना है, इसको फिक्स कर दीजिए। अब ये 2 चीजें बची जो कि अल्टरेशन में है, वेदर यू आर गोइंग टू यूज टाइम विद नेम और स्टेट विद नेम। अगर आप स्टेट टाइम इसके साथ ऐड कर देते हो तो इसकी जगह पर फिनाइट यूज होती है। फिनाइट वर्ब कहां यूज करते हो? जहां पर आपको स्टेट नहीं बतानी, और स्टेट सिर्फ एक टेंस में नहीं बतानी होती, इंडेफिनिट में, क्योंकि स्टेट इंडेफिनिट है, हमें नहीं बतानी। तो जहां स्टेट हमें नहीं बतानी, यानी इंडेफिनिट टेंसेस में आप नाम के साथ उसका समय जोड़ देते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म्स। इंडेफिनिट टेंसेस में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर की बात मत कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर फर्जी टेंस है, वो रियलिटी नहीं बताता, उसमें हुआ कुछ नहीं है, वो एक फर्जिफिकेशन है। विल शैल जहां भी आया तो ये मान लीजिएगा आगे
एक संभावना कही जा रही है, रियलिटी कुछ नहीं है। अब दूसरे केसेस में, ये तो इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई, ये पेयर कहाँ यूज होता है? इंडेफिनिट टेंसेस में। अब बात करते हैं नाम के साथ यदि आप स्टेट को जोड़ दें तो 3 टेंसेस आते हैं। एक आता है कंटिन्यूअस, एक आता है परफेक्ट और एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 3 टेंसेस में हमें स्टेट जोड़नी होती है नाम के साथ। तो टाइम हमारे पास नहीं होता, तो इन तीनों स्टेट्स में आप ऑक्सिलरी का यूज करते हो इन ऑर्डर टू से टाइम अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन मेंशन की जाती है, बट हमें चूंकि टाइम हमने नहीं बताया है और बात की जाती है सेंटेंस को पूर्ण अर्थ का होना चाहिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो उस सूरत में कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होने की सूरत में आपको ऑक्सिलरीज के साथ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम नहीं लगाएंगे तो बात का अर्थ पूरा नहीं होगा। राम श्याम को मार रहा, मैंने ना था लगाया है, ना है लगाया है, ना होगा लगाया है, कुछ नहीं लगाया। ये समय बताते हैं, था, गा और है तीनों बताएंगे, समय बताते हैं। हमने किसी को नहीं लगाया। आप क्या बताइएगा? रमेश दिनेश को मार रहा, मार चुका। चुका कह के छोड़ दिया, बात थोड़ी सी सेंस हो जाती है कि पास्ट टेंस की है। लेकिन जहां पर टाइम हमें पर्टिकुलरली बताना हो, हिंदी में है आपने सेंस कर लिया, बट इंग्लिश में विल हैव टू से टाइम व्हाट इट इज, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपको बताना पड़ेगा। तो समय बताने के लिए आपको ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ती है। स्टेट आएगी, ऑक्सिलरी आएगी। स्टेट नहीं है यानी इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट या पास्ट का, तो नाम और टाइम 2 चीजें बतानी होती हैं। आप फर्स्ट या सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। बोथ आर द फिनाइट फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब। तो एक्टिव और पैसिव हम इसमें बी ऐड क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि काम का करना नहीं होना बताना होता है। अब थर्ड फॉर्म हम क्यों यूज करते हैं? एक सवाल आता है, क्योंकि यहां पर जब आप एक्टिव सब्जेक्ट को रखते हो तो वो तो किसी भी स्टेट में हो सकता है। एक्टिव के साथ सारी स्टेट्स पॉसिबल हैं, चाहे इंडेफिनिट में रखिए, चाहे कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जो डूअर है वो काम के साथ किसी भी स्टेट ऑफ एक्शन में हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है। लेकिन जो नॉन डूअर है, जो पैसिव है, यदि उसको आपने सब्जेक्ट बना लिया तो उसके लिए पक्का काम हुआ, दैट इज डेफिनेट, काम हुआ। और अगर हुआ तो ये परफेक्शन में जाता है। और परफेक्शन के लिए आप कौन सी फॉर्म यूज करते हो? परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट टेंसेस में आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हो। और थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हो? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन बताते हैं। परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। और परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन बताने के लिए हमने क्यों यूज किया हुआ है? इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन में हमारा डूअर पैसिव हो जाता है। इफ आई हैव कम, then coming process has been done. I am not coming, I have come. मैं विद्यालय गया, साइकिल चलाते हुए गया, तो जब मैं विद्यालय पहुंचा उसके बाद साइकिल चलाने का क्रम मैंने जारी रखा? नहीं रखा। साइकिल चलाने की जो क्रिया थी उसके लिए मैं पैसिव हूं, नॉन डूअर हूं। तो मेरे साथ एक्टिव फॉर्म यूज नहीं की जा सकती। और एक्टिव फॉर्म फर्स्ट और सेकंड फॉर्म एक्टिव होती हैं। अगर पैसिव फॉर्म यूज करनी है तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट एक्शंस में ये यूज होती है, परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है परफेक्ट एक्शन को बताने के लिए। और परफेक्ट एक्शन कहां होता है? जहां पर आपका डूअर नॉन डूअर हो जाता है, मतलब डूअर पैसिव हो जाता है। तो पैसिव डूअर्स, पैसिव सब्जेक्ट्स के साथ आपका सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है। डूअर पैसिव कैसे हो सकता है? तो आपका सब्जेक्ट जहां पैसिव हो वहां पर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, जस्ट लाइक परफेक्ट टेंसेस। दैट इज व्हाई वी यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ गुड नाइट।